हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से ही काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम BA पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, 6 का भी बन चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे भी विजिट कर लीजिएगा। आपको तीनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 को अगर हम इन प्रश्नों की बात करें तो हमने ऑलरेडी इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है, तो इसलिए इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को हम जिक्र नहीं करेंगे। फटाफट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7, इसमें भी जैसे ऊपर बताया हुआ था कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। एक प्रश्न जो होते हैं वो 20 नंबर का होता है, सेम है, ठीक है। सेम ही जैसे पेपर 5 6 का था वैसे 7 का भी है, और 8 का भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी जो 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे उसके बारे में बताना है। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के युद्ध का क्या परिणाम निकल के आया, या युद्ध का परिणाम पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हमें बस इतना कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि हमें 1911 चीनी क्रांति के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जापान के विस्तारवादी नीति के मूल्य में विभिन्न विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। यानी जापान का जो विस्तारवादी नीति था उसके जो विभिन्न जो विचारधारा थे उसके बारे में आपको क्या करना होगा, एग्जाम में लिखना होगा। देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 जो है आपको 3 देश से ही पूछेगा। एक आपसे पूछेगा चीन, ठीक है। दूसरा जो पूछेगा वो आपको जापान से पूछेगा प्रश्न, और तीसरा का जो होगा USA यानी अमेरिका से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम तीनों जो है सब्जेक्ट माने तीनों जो पार्ट चैप्टर है उससे हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे हमने छांट लिया है दोस्तों, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है दोस्तों कि जापान में साम्राज्यवाद के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी जापान में जो साम्राज्यवाद हुआ था उसका क्या कारण था, किस कारण से वो पतन हो गया, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि जापान में जो है साम्राज्यवाद का पतन के कारणों पर प्रकाश डाले या व्याख्या करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें, या जापान के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालें, या जापान के आधुनिकीकरण पर व्याख्या प्रस्तुत करें, ठीक है। या जापान के आधुनिकीकरण पर जो है अपना विचार प्रस्तुत करें। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितना प्रकार से घुमाया जा सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इतना क्यों कहता हूँ क्वेश्चन घुमा घुमा के देता हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए ये ग्रेजुएशन का एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है और बच्चे उसमें घूम जाते हैं, है कि नहीं। इसलिए आपको जो भी है प्रश्न आपको हम क्लियर कराते चल रहे हैं, ठीक है। अगर आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। हमारे टीम के द्वारा एकदम दूध भात की तरह एकदम शॉर्ट और पूरा ट्रिकली आपको इन सारे प्रश्नों को आंसर याद करा दिया जाएगा, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जापान की भूमिका पर प्रकाश डालें। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या थी जापान की भूमिका, या फिर आपसे द्वितीय विश्व युद्ध जापान की भूमिका क्या थी उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे पूछ देगा आपको प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका प्रकाश डालिए, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका पे प्रकाश डालिए, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर बुझिए कि आपको क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो 40% आपका काम हो जाता है, और आंसर है तो आप 40% जब क्वेश्चन समझ गए तो 60% ऑटोमेटिक है वो याद हो जाएगा, ठीक है। बक्सर आंदोलन पर एक निबंध लिखें। बक्सर आंदोलन पर प्रकाश डालें। बक्सर आंदोलन पर अपना विचार प्रकट करें या प्रस्तुत करें। जितना भी क्वेश्चन घुमाए आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें बक्सर आंदोलन के बारे में पूछा गया है। आपको कमेंट में बताना होगा कि बक्सर आंदोलन कब हुआ था,
ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। च्यांग काई शेक की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी च्यांग काई शेक की क्या भूमिका थी चीन में, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। चीन में 100 दिन के सुधार के इतिहास को रेखांकित कीजिए। यानी जो चीन में 100 दिन का सुधार हुआ था उसके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, चीन में 100 दिनों के सुधार के इतिहास पर प्रकाश डालें। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा दोस्तों कि चीन में 100 दिन के सुधार के इतिहास पर अपना विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको घूमना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 1911 में, एक मिनट हो गया, 1911 की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी जो 1911 में जो चीनी क्रांति हुई थी उन किन किन कारणों से हुई थी उसके बारे में आपको क्या करना होगा दोस्तों, बताना होगा। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी दे देगा कि 1911 में चीनी क्रांति के कारण के फलस्वरूप क्या परिणाम निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए दोस्तों। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट रखना है कि हमें 1911 चीनी क्रांति के बारे में हमसे पूछा गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर सन यात सेन की जीवनी एवं उनकी योगदानों की विवेचना कीजिए। यानी डॉक्टर जो सन यात सेन थे उनकी जीवनी तथा क्या क्या उनकी स्वतंत्रता दिलाने में योगदान रहा उसके बारे में बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी देखा जा सकता है कि डॉक्टर सन यात सेन की जीवनी एवं उनके योगदानों पर प्रकाश डाले, या फिर विचार प्रस्तुत करें, या फिर निबंध लिखें। ठीक है, आपको ये इतना जानना है कि हमसे क्या पूछा है, डॉक्टर सन यात सेन के जीवनी तथा उनके योगदान के बारे में हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जापान में जो मेजी पुनर्स्थापना के कारण क्या थे उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा कि 1904-5 के रूस जापान के युद्ध के प्रभावों की विवेचना कीजिए। यानी 1904-5 में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताना है। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो हमारी जो भी वीडियो होगी, इसके आंसर का हो या फिर कॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जिन लोगों ने अब वो कर ले, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो हमारे आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं। 2 प्रश्न और लिया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था, इसलिए ये 2 प्रश्न को ले लिया गया है। आइए देखते हैं क्या है। 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी तक मंचू सम्राटों के इतिहास को रेखांकित कीजिए। यानी जो 19वीं सदी के मध्य जो 20वीं सदी के मंचू सम्राट का जो इतिहास था उसके बारे में आपको क्या करना होगा दोस्तों, बताना होगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, 1894-1912 के दौरान साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान के आविर्भाव को रेखांकित कीजिए। दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से सहायता करेगी। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।